नमस्कार साथियों, हम संविधान सभा के बाद अगला टॉपिक अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना से शुरू करते हैं। प्रस्तावना भारतीय संविधान का वह महत्वपूर्ण भाग जो हमें भारत के संविधान के बारे में बताता है कि भारतीय संविधान कैसा है, भारतीय संविधान जो है लोगों के बारे में क्या करेगा, भारतीय संविधान जो है वो किस प्रकार का है, उसकी संविधान की स्रोत क्या क्या है। जैसे प्रस्तावना के अंतर्गत सीधी सी बात स्पष्ट है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा और लोकतांत्रिक देश में शासन की शक्ति जो है वो जनता के अंतर्गत निर्धारित होगी। तो ये हमें अपनी प्रस्तावना के द्वारा पता चलती है और इसी के द्वारा जो है वो हमें ये भी पता लगता है कि लोगों को क्या स्वतंत्रताएं प्राप्त है, लोगों के समाज के कल्याण के लिए क्या क्या कार्य किए जाएंगे, लोगों को कितने प्रकार के न्याय उपलब्ध होगा। ये सभी बातें हमें भारतीय संविधान के बारे में पता लगती है। तो देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक सार है, उद्देश्य है। और ये उद्देश्य आपको पता है, अपन ने जैसे पिछली क्लास में बात की कि भाई जब जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को जो उद्देश्य प्रस्ताव रखे, लगभग वही भाषा अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत दर्ज की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत जो बिंदु अपने महत्वपूर्ण रूप से आते हैं, उसकी शुरुआत जो मानी जाती है, हम भारत के लोग, ये कथन हमें किस बात के लिए प्रदर्शित करता है? ये कथन हमें ये बताता है कि भारत का जो संविधान है वो एक तरह से लोगों के द्वारा निर्मित संविधान है, क्योंकि संविधान सभा का जो प्रतिनिधित्व किया गया था वो इनडायरेक्ट रूप से जनता ने किया था। इसलिए इस संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत, कई बार ये भी पूछा जाता है भारत की संविधान की जो अपनी शुरुआत मानी जाती है वो अपने किन शब्दों से की गई? हम भारत के लोग। ऐसे अपने इस बात से शुरू की गई है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ये अपने भारतीय संविधान, यह भारत क्या है? भारत अपने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यहाँ हमने इन शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए, इनके डेफिनेशन क्या क्या है। तो इसमें अपन डेफिनेशन के बारे में अगर अपन बात करें कि भाई ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारत अपने आप में आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है, भारत किसी के अधीन नहीं है। भारत जैसे 1947 से पहले भारत जो है वो ब्रिटिश सरकार के अधीन था, भारत में सत्ता जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत थी। और उसके बाद 1947 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम के अनुसार भारत जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, अर्थात भारत पे किसी का कोई आधिपत्य नहीं है। सारे निर्णय भारत स्वयं अपने द्वारा लिए जाएंगे। एक तरह से अगर देखा जाए तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन राष्ट्रमंडल सदस्य होने के बावजूद भी भारत उस संगठन से कभी भी जब चाहे बाहर हो सकता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखने की बात है कि भी राष्ट्रमंडल जो अपने संगठन क्या है, कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आगे आने वाले इतिहास को ये बताने के लिए कि भाई ब्रिटिश का प्रभुत्व भी पृथ्वी पर किन किन देशों में था या कहाँ तक इसका आधिपत्य था, तो इसके लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम आता है अपने कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और उस कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जब अपने माउंटबेटन योजना जो अपने पारित की गई, उस प्रस्ताव को जब ब्रिटिश संसद ने स्वीकृति प्रदान की तो ये कहा गया भारत जब चाहे कॉमनवेल्थ संगठन से बाहर हो सकता है और चाहे तो सदस्य रहे या न रहे, ऐसी उसमें शर्त लिखी गई। तीसरी बात, समाजवादी, मतलब भारत की सरकार की या अपने सरकार की जो भी नीतियाँ होगी वो समाज के सभी तबकों के लिए होगी। भी समाज का जो भी लाभ होगा सरकार का या सरकार की जो नीतियों का लाभ होगा वो समाज के सभी तबकों को मिलेगा। इसका मतलब समाजवादी से। धर्मनिरपेक्ष यहाँ पंथ निरपेक्ष से लिया जाता है। पंथ निरपेक्षता का मतलब ये आता है कि भारत में बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे पंथ हैं, लेकिन सरकार किसी भी पंथ को आश्रय नहीं देगी। सरकार का कोई खुद का पंथ या धर्म नहीं होगा और लोगों को धर्म को चुनने, उसको अपनाने, उसे अपने उसके अनुसार आचरण करने की अपनी छूट होगी। ये धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष के अंतर्गत बिंदु आता है।
देखो कई बार, और लोकतंत्रात्मक का मतलब है कि भारत में शासन है वो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जनता के द्वारा शासन किया जाता है। और गणराज्य का मतलब हमारा जो राजा होगा या राष्ट्र का जो प्रमुख होगा, जिसे अपने राष्ट्रपति कहते हैं, वो वंशानुगत नहीं होगा, वो जनता के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से निर्वाचित किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है मित्रों कि भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत का राष्ट्र प्रमुख या भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इसलिए भारत गणराज्य है। ये अपने कई बार सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है एक ही लाइन में कि निम्न के बारे में कौन सा कथन सही है या गलत है। तो यहाँ ध्यान रखें, पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर अगर पंथ निरपेक्ष आता है तो वो ज़्यादा सही है, क्योंकि संविधान में उल्लेखित उन्हीं बिंदुओं के बारे में की गई है, इसलिए भारत पंथ निरपेक्ष है और जिसे धर्मनिरपेक्ष भी भारत में कहा जाता है। तो यहाँ पे कई लोगों को ये लगता है कि धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता दोनों में क्या अंतर हुआ? बात तो एक ही है जब इसमें कहा गया है। देखो धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म की जो अपन परिभाषा उसकी डेफिनेशन देखते हैं तो वर्ल्ड में दो प्रकार के अपन को मॉडल मिलते हैं जिनके बारे में अपन अपने जो है पॉलिटिकल थॉट में चर्चाएं की जाती हैं। एक धर्मनिरपेक्षता जो यूरोपियन सिस्टम में थी, एक धर्मनिरपेक्षता जो भारतीय सिस्टम में थी। तो भारतीय मॉडल और यूरोपियन मॉडल अलग अलग है। भारतीय मॉडल में क्या है कि भाई धर्म के अंतर्गत राज्य समाज सुधार के लिए धर्म में हस्तक्षेप करता है, जैसे अपने कई प्रकार के कानून को प्रतिबंधित किए गए, जैसे सती प्रथा है, अपने जो भी कन्या वध हत्या है या कन्यावध है या समाधि प्रथा है, इन पर रोक लगाई गई। जबकि यूरोपियन धर्मनिरपेक्ष में ऐसा कुछ नहीं है, वह धर्म और राज्य के बीच में अर्थात सरकार के बीच में एक सैद्धांतिक दूरी के रूप में काम करते हैं। इसलिए भारत एक पंथ निरपेक्ष है, न कि पूर्णतया धर्मनिरपेक्ष। ये अपनी प्रस्तावना की शुरुआती बातें। प्रस्तावना में और क्या क्या बिंदुओं के बारे में जैसे चर्चा की गई है। प्रस्तावना के अंतर्गत भारत में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की जाती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्रम याद रखना, कई बार क्रम पूछा जाता है कि भारत के अंतर्गत 3 प्रकार के न्याय क्रमबद्ध तरीके से बताइए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यहाँ कई और किसी प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई। यहाँ प्राकृतिक न्याय की कोई बात चर्चा नहीं की गई है, यहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के बारे में चर्चाएं की गई है। और उसके बाद में विचार, अभिव्यक्ति, ये ध्यान रहे, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता। तो ये 5 बातें क्या प्रदर्शित करती है? ये 5 बातें प्रदर्शित करती है कि भारतीय संविधान के द्वारा 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, संविधान में बहुत सारी बातें हैं जो कन्फ्यूजन पैदा करती हैं, जैसे स्वतंत्रता के अधिकार अलग बातें हैं। तो वो कई बार जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अपने एक RS में क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में कि कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन सी प्राप्त है? तो ये सारी प्राप्त हैं, तो ये ध्यान रखना है। इसमें कई बार ये भी जिक्र आता है कि स्वतंत्रता के विचार व अभिव्यक्ति या अपने उसकी स्वतंत्रताओं का उल्लेख कहाँ कहाँ किया गया है। इसमें देखो आपको ये पता होगा कि अपने अनुच्छेद 1 के अंतर्गत अपने विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख आता है। यहाँ प्रस्तावना के अंतर्गत भी इसका उल्लेख आता है। ये बातें ध्यान रखनी है। लेकिन स्वतंत्रताएं 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन 19(1) में दर्ज अपने जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं वो 6 प्रकार के। दूसरी कई बातें ऐसे अपने सामाजिक न्याय और आर्थिक, इनके बारे में भी बात करें तब भी अपने ये जिक्र आता है कि अपने जो ये इन बातों का प्रावधान या इन प्रावधानों का उल्लेख संविधान में और कहाँ किया गया है। तो आपके राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, अपने DPSP जो माने जाते हैं, और उनके अंतर्गत भी क्या है, इनके अंतर्गत भी अपने इस बात का उल्लेख है। और जैसा कि अपने वहाँ भी अपने एक अनुच्छेद आता है, ध्यान रहे मित्रों, अनुच्छेद 38 के अंतर्गत भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के बारे में अपने बात कही गई है। फिर अपने बात करें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, मतलब लोगों को योग्यता के अनुसार अवसर की समानता प्राप्त होगी, अवसर की समता के आधार पर काम करेंगे। तो ये इस बात का उल्लेख भी अपने जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत किया गया है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। तो ये भी ध्यान रहे कि कई बार आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें प्रावधानों के बारे में विशेष बातें, अपने जिन चीज़ों को लेकर यहाँ पे चर्चा की गई है उनकी और चर्चा कहाँ की गई है, उनकी और चर्चाओं के अंतर्गत क्या विशेष बात, तो उनका उल्लेख भी किया जाता है। इसके अलावा आपने
कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा में इन बातों को स्वीकार किया गया। तो यहाँ मित्रों 2-3 चीजें अपने आती है, 3 शब्द आपने देखे होंगे भारतीय संविधान में विशेष माने जाते हैं। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, उसके अलावा अपने न्याय और बंधुत्व। तो इन बातों का उल्लेख और कहाँ किया गया है या ये तथ्य अपने जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, इस बात का भी उल्लेख कई बार पूछा जाता है। तो ये अपने बिंदु जो है इनका उल्लेख अपने फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत किया गया था। 3 शब्द माने जाते हैं फ्रांसीसी क्रांति के। कौन से माने जाते हैं कि अपने स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व, ये 3 बातें फ्रांसीसी क्रांति से लिए जाते हैं। दूसरी, अगर अपन प्रस्तावना के बारे में चर्चा करें कि इस प्रस्तावना की इस बात में इनका उल्लेख अपने कब स्वीकार किया गया, तो अपन ने चर्चा की कि आंशिक रूप से अपने 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। ये तो मित्रों प्रस्तावना की इन बातों के बारे में चर्चा। अब अपने स्वतंत्रता के बाद जब संसद निर्वाचित हुई उसके बाद में ये जंग छिड़ी कि भाई आखिरकार क्या प्रस्तावना संविधान का एक भाग है या संविधान के भाग नहीं है, क्या अपन इसमें परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इनके बारे में चर्चा की गई। तो देखो अपने संविधान एक तरह से भारत का ही भाग है। इसके लिए हमें 3 अलग अलग जो विशेष मामले हैं उन पे बात की जाती है। 3 मामलों के अंतर्गत अगर अपन देखें तो एक अपने मामला जैसे आता है कि भाई अपने बेरूबारी बनाम भारत सरकार, बेरूबारी बनाम भारत सरकार, ये प्रस्तावना के बारे में इनका महत्वपूर्ण अपने निर्णय था। भारत सरकार, बेरूबारी बनाम भारत सरकार, और ये हुआ था अपने 1960 में। 2 मामले और हैं, केशवानंदन भारती बनाम भारत सरकार, जिसके बारे में अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि केशवानंदन भारती जो अपने बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में चर्चा की जाती है वो क्या विशेष है, उनके क्या क्या क्वेश्चन हैं। तो अपने ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केशवानंदन भारती 1973। और उसके बाद अपने एक आता है कि एसआर बम्बई बनाम भारत सरकार 1994। ये 3 मामले प्रस्तावना को विस्तृत रूप से अपने बताते हैं कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। देखो आपको पहले अपन बात करें बेरूबारी बनाम भारत सरकार के मामले में ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन ऐसा अपन को पता है अनुच्छेद आर्टिकल 137 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने निर्णय को बदल सकता है, दोबारा कभी फैसला दी जाए और उस फैसले में वापस जो फैसला है उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। केशवानंदन भारती मामले में अपने सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का ही एक भाग है। और एसआर बम्बई के अंतर्गत भी मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का ही एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें अपने संसद जो है वो परिवर्तन किया जा सकता है। तो यहाँ एक मामला बात आती है कि आखिरकार कई बार आपके दिमाग में आएगा कि भी आखिरकार बेरूबारी मामला है क्या। देखो संविधान को पढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि जो जिन प्रावधानों के अंतर्गत जो मामले घटित हुए या घटनाएं घटित हुई है उनके बारे में आप विशेष जानकारी रखो, उनके बारे में आप विस्तृत रूप से पढ़ो। संविधान को याद रखने का, अनुच्छेदों को याद